हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, कार्बन हमारे जीवन का आधार है, कार्बन हमारे जीवन का तत्व है। कार्बन से ही प्रत्येक जीव का जीवन शुरू होता है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। भूप्रपट्टी पर 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सभी हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है। वातावरण में, वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। इसका प्रतीक है C, कैपिटल C इसका प्रतीक चिन्ह है। परमाणु संख्या है कार्बन की 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4, यानी 2 और 4 इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 और 4, यानी कि परमाणु संख्या 6 है तो 2 और 4 है। ठीक है। बाहरी कोश में इसके कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, तो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इसमें इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये त्यागे या ग्रहण करे जब इसका अष्टक पूर्ण हो। तो इस प्रकार से कार्बन चतुर्संयोजी यौगिक है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करता है। देखिए आप दोस्तों, इधर देखिए, ये इसका डायग्राम है, कार्बन एवं इसके यौगिक। यहां पर देखिए आप, इसमें देखो आप, यहां पर ये स्ट्रक्चर दे रखी है। यहां पर देखो, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर जो देखो, ये ब्लू और रेड में जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस, यह ब्लू, ये तो प्रोटॉन है, यानी कि धनावेश पाया जाता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। और ये रेड में दे रखे हैं वो न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो ग्रीन में दे रखे हैं इसमें। तो बाहरी कोश में इसमें देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है। अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जब इसका अष्टक पूर्ण हो, जब ये अस्थायी हो। तो इस वजह से अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जब ये अपना अष्टक पूर्ण करे, और जब भी स्थायित्व को प्राप्त हो। इस वजह से ये क्या यहाँ पर ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता, ना 4 ग्रहण कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए इसे काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर देखो आप, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, या नोबल गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, अस्थायित्व को कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पाता है, आयनिक आबंध बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन खो देकर भी आयनिक बंध बना सकता है, प्राप्त कर भी तो ऐसा नहीं कर पाता, इस वजह से आयनिक आबंध नहीं बन पाता। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है दोस्तों। तो इस प्रकार से आयनिक आबंध नहीं बना पाता। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। पर कार्बन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान तो नहीं कर पाता, आयनिक आबंध नहीं बना पाता। तो कार्बन क्या करता है, अन्य अपने परमाणु, अन्य सहयोगी परमाणुओं के साथ में ये परमाणु के साथ सहयोग करके, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस प्रकार की समस्या को सुलझा लेता है और एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है।
अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसी प्रकार के साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से साझेदारी करके एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखो इसे क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे कि मान लो O2 है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु, जैसे इसमें यहाँ पर है N3 है तो वहाँ पर नाइट्रोजन के 3 परमाणु। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणु की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के परमाणु जैसे CO2, H2O, ये सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनके अंतराणुक बल कम होता है। फलस्वरूप इनके गलनांक के क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अंतराणुविक बल बहुत ही कम पाया जाता है, यानी कि अंतराणुविक बल कम होता है। इसके कारण इसके गलनांक और क्वथनांक भी कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते। यहाँ पर क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, आवेशित कण नहीं बनते। इसके कारण भी इनके गलनांक और क्वथनांक भी कम होते हैं। देखो सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि में यहाँ पर आवेशित कण उत्पन्न नहीं होते और आयन उत्पन्न नहीं होते। आयन उत्पन्न नहीं होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, इसी कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इधर कुछ संरचनाएं दिखाई दे रखी है। यहाँ पर है H2। यहाँ पर देखो दोस्तों H2 में क्या है, यहाँ पर देखिए आप H2 में देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2x दिखाई दे रहे हैं, एक x ये है, एक x ये है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे पूर्ण करेगा, कैसे ये स्थायित्व को प्राप्त होगा? तो ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इसे मिलके ये दोनों साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। और जब दोनों एक x इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो एकल बंध का निर्माण होता है और सिंगल बॉन्ड कहते हैं जिसे। तो H-H यानी H बॉन्ड S, तो यहाँ पर दोनों इसके सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है। फिर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 और 2 4, 2 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं तो ये अपना अस्तित्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 2 इसके पास में 2 ये साझेदारी करेगा, 2 इसकी, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं ये। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके। इस प्रकार से यहाँ पर कितने 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बंध बनता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो O2 की संरचना बनती है और यह अस्थायित्व को प्राप्त होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच दोहरा आबंध पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर है नाइट्रोजन में देखिए आप, नाइट्रोजन में यहाँ पर इसके पास में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पर कितना होता है? 7। तो यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर 2 और 2 6 नहीं, यहाँ पर 2 5 होगा, तो 5। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। तो ये 3 ये इसकी साझेदारी करेगा, 3 इसकी साझेदारी करेगा, 3 5 है इसके बाहर का उसमें, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की ये इससे लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यहाँ पर ट्रिपल बंध बनता है, यानी कि नाइट्रोजन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? त्रिआबंध पाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन में आपको पता है, देखिए आप यहाँ पर अभी ऑक्सीजन में देखा हमने, ऑक्सीजन में यहाँ पर आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो आपको पता है 8 के लिए क्या करना पड़ता है? 8 में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए आप 2 2 6
2 6 है, तो 6 है, बाहरी कॉक्स में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन की, इसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर दोहरा आबंध वाला O2 का बॉन्ड बनाते हैं और O2 एक अणु का निर्माण होता है जो स्थायित्व को प्राप्त होता है। सिंगल ऑक्सीजन का स्थायित्व में नहीं पाया जाता, इसको दूसरे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इस वजह से O2 अणु का निर्माण होता है। हमेशा मुक्त अवस्था में O2 पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर है कार्बन, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कार्बन। अब देखो कार्बन का कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होता है, कार्बन के परमाणु क्रमांक होता है 6, कितना होता है 6 होता है। अब आपको पता है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बाहरी कोश में 2 और 4, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ती है। तो यह क्या करता है, अपने सहयोगी इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करता है। तो यहाँ देखो ये कार्बन है मध्य में, कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोश में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से सहयोग करता है, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूर्ण करते हैं और यहाँ पर यह स्थायित्व प्राप्त होता है और इस प्रकार से ये संरचना बनती है। और इस संरचना को मैथेन, ये संरचना का क्या नाम है, इसको मैथेन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मैथेन कहते हैं। मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनती है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए, H2O की समझाइए, नाइट्रोजन की समझाइए, ऑक्सीजन की समझाइए, हाइड्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे सभी से आनी चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से आप सभी के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सभी को आ गया होगा। अब देखिए आइए अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है, देखते कार्बन चतुसंयोजी क्यों होता है। मैं बार बार बताऊं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6, तो इसमें इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 4, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 होगा, तो 4, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की और सहयोग की जरूरत पड़ती है। इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो इसकी संयोजी कार्बन चतुर्संयोजी होता है, 4 इलेक्ट्रॉन को संयोजित करने के कारण चतुर्संयोजी होता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन संयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। आपको पता है संयोजी यौगिक बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग सकता ना ग्रहण कर सकता है, इस वजह से ये संयोजी यौगिक बनाता है। दूसरे सहयोगी परमाणु से अणु से ये सहयोग करता है और 4 इलेक्ट्रॉन उसके से साझेदारी करता है, इस वजह से ये यौगिक कार्बन संयोजी यौगिक बनाता है। जैसे आप इसमें मैथेन की संरचना के बारे में समझा सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। संयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। अब देखो संयोजी यौगिकों के 3 भौतिक गुण, एक तो भौतिक हो गया ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं, यानी कि कार्बन ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो यहाँ पर CH4 मैथेन गैस के रूप में पाया जाता है, देखिए, और CHCl3 यहाँ पर ये पाया जाता है द्रव अवस्था में, और ग्लूकोज C6H12O6 पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक गुण हो गया, दूसरा गुण है इसका विलेयता। ये प्राय जल तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते, तथा अध्रुवीय कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं, जैसे एसीटोन, बेंजीन, ईथर आदि में ये विलेय होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके 2 गुण हो गए। तीसरा गुण है विद्युत चालकता। विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये विद्युत के चालन के लिए मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कार्बन के पास संयोजी यौगिकों के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इस वजह से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। 3 गुण हो गए। चौथा गुण है इसका गलनांक और क्वथनांक। अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कम पाया जाता है, यानी दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये इनमें आकर्षण बल कम पाया जाता है, यानी अंतः आणविक बल दुर्बल पाया जाता है, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाता है, कम ऊर्जा खर्च होती है। इस वजह से ये
इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसके भौतिक गुण हो गए। अब आगे चौथा क्वेश्चन पे जाते हैं। कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब आपको देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जल के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। देखिए दोस्तों, जल का अणु सूत्र होता है H2O। रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का एक परमाणु इधर और एक परमाणु इधर और बीच में होता है ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते जा रहे हैं। हम देखिए ऑक्सीजन के पास में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर देखिए इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 और 2 4 इधर हो गए, और देखो ये 2 इधर हो गए, 2 ये हो गए XX, और एक XX यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन ये किससे लेता है, ये हाइड्रोजन से ले रहा है, और इधर भी एक हाइड्रोजन से सहयोग करता है ये। तो एक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इस प्रकार से ये तो ऑक्सीजन इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, और इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इससे सहयोग करता है। इधर भी हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सहयोग करता है। इस प्रकार से H2O की बिंदु संरचना बनती है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसकी बिंदु संरचना बन गई। उसके बाद में आप देखो CO2 की बिंदु संरचना। फिर है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु है और कार्बन का 1 अणु है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखो दोस्तों, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। देखिए अब देखो यहाँ पर CO2, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप CO2, तो यहाँ पर CO2 है तो C के यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, CO2। तो 2 ऑक्सीजन अणु है, एक कार्बन अणु। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये XX 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के आपको पता है, ऑक्सीजन के यहाँ पर CO2 का निर्माण कर रहा है यहाँ पर। अब तो यहाँ पर देखिए, अब ऑक्सीजन के पास में बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। ठीक है, यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 इधर हो गए। अब इसमें ये क्या होता है, ऑक्सीजन को भी इसमें ऑक्सीजन को कितने 1 इलेक्ट्रॉन इधर की इसमें ज़रूरत है ऑक्सीजन को। तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया इसमें, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इधर, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का सहयोग इससे करता है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको काट दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इधर, इधर। तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इससे सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और कार्बन को भी यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपनी बिंदु संरचना पूर्ण करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, इसको 2 की जरूरत है, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से लेगा, और एक अणु से 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे अणु से लेगा। इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण तो कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से CO2 एक अस्थायी अणु का निर्माण कर पा रहा है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर आगे आ गया मेथेन CH4। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है CH4। तो CH4 में यहाँ पर C और H4 यानी कि 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है, और चारों से एक इलेक्ट्रॉन ये इसे साझा करता है, और इस प्रकार से अपनी बिंदु संरचना पूर्ण करता है। ये दोस्तों आपने देखा है, ये तो हम हमारी वर्कशीट में दे रखा है। जो ये दे रखी है उसे देखिए आप,
यहाँ पर दोस्तों ये दे रखी है, इसको देखो आप, देखिए यहाँ पर ये बिंदु संरचना जो दिखाई दे रही है, आप देखो इसको, ये मेथेन की बिंदु संरचना दिखाई रखी है, ये एक कार्बन से जुड़ी हुई है, CH4 की संरचना है। तो इस प्रकार से ये बिंदु संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपका ये आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू दोस्तों। ओके।